नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम मंत्रा अकेडमी पर। दोस्तों, राजस्थान का कल्चर चल रहा था। कल्चर में अगला जो टॉपिक हमारा रहने वाला है वो राजस्थान के लोक नृत्य रहने वाला है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे और इसके नोट्स बना लेंगे तो आपको एग्ज़ाम में इसका पूरा फ़ायदा होने वाला है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती को टारगेट करते हुए मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं आपके लिए। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर कोई भी लोक नृत्य से क्वेश्चन उठेगा तो हमारे नोट से बाहर नहीं जाएगा। तो जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें। ठीक है, तो आज बात करते हैं सबसे पहले लोक नृत्य। लोक नृत्य की जब बात आती है, सबसे पहले बात आती है नृत्य की। सबसे पहले बात आती है नृत्य की। नृत्य की दो श्रेणियों में बांटा गया नृत्य को। एक तो होता है शास्त्रीय, एक नृत्य होता है शास्त्रीय नृत्य और दूसरा होता है लोक नृत्य। नृत्यों को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है शास्त्रीय नृत्य, एक होता है लोक नृत्य। अब शास्त्रीय नृत्य में और लोक नृत्य में क्या अंतर है, उसका सबसे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में। शास्त्रीय जो नृत्य होता है उसमें क्या होता है दोस्तों, नियम और मुद्राएं जो होती है ना, नृत्य की जो नियम होते हैं और जो मुद्राएं होती है वो निश्चित होती है। इसमें क्या होती है, नियम और मुद्रा होती है निश्चित। ठीक है, निर्धारित होती है नियम और मुद्रा। ठीक है, लेकिन लोक नृत्य होता है ना, इसके अंदर कोई नियम और मुद्रा निर्धारित नहीं होती। कोई भी नियम और मुद्रा इसमें निर्धारित नहीं होती। ठीक है, तो क्या बात की हमने, नृत्यों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहली है शास्त्रीय नृत्य और दूसरी है लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में नियम और मुद्राएं निर्धारित होती है, जबकि लोक नृत्य में कोई नियम और मुद्राएं निर्धारित नहीं होती। शास्त्रीय नृत्य की जब बात आती है तो हमारे राजस्थान में शास्त्रीय नृत्य का उदाहरण है कथक। शास्त्रीय नृत्य का क्या है उदाहरण, कथक। ठीक है, कथक के दो घराने हैं, एक तो है जयपुर घराना और एक है लखनऊ घराना। नृत्य कथक के दो घराने हैं, जयपुर घराना और लखनऊ घराना। जयपुर घराना जो है वो प्राचीन घराना है। जयपुर घराना प्राचीन घराना है। ठीक है, और लखनऊ घराना है ये थोड़ा इससे नवीनतम है। ठीक है, जयपुर घराने के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो कौन माने जाते हैं, भानुजी। जयपुर घराने के कथक के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो भानुजी माने जाते हैं, और लखनऊ घराने के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो माने जाते हैं ईश्वरी प्रसाद जी और ठाकुर प्रसाद जी। ईश्वरी प्रसाद जी और ठाकुर प्रसाद जी। ठीक है, तो थोड़ा हम कथक के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले नृत्यों की बात की, नृत्य में शास्त्रीय नृत्य। शास्त्रीय नृत्य में हम बात करने वाले हैं कथक के बारे में। कथक, ठीक है, कथक की बात करते हैं तो जब लोक नृत्य की शुरुआत होती है कथक की, इस शास्त्रीय नृत्य की, तो क्या होता है कि शुरुआत में इसकी थाट से होती है। किससे होती है शुरुआत, इसकी होती है थाट से। कथक की शुरुआत किससे होती है, थाट से। थाट में क्या होता है कि जो नृत्य होता है वो जब नृत्य शुरू होता है तो एक कोने से, स्टेज के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है बिना पैर को उठाए हुए, उसे कहते हैं थाट। तो क्या करते हैं, थाट कहते हैं। इसमें क्या होता है, नृत्य बिना पैर उठाए एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है, एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है। इसे क्या बोलते हैं, थाट बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अपना जो जयपुर घराना है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो शुरुआत होती है ना कथक की, वो होती है गणेश वंदना से। कथक की शुरुआत कैसे होती है, गणेश वंदना से। कथक की ये शुरुआत करते हैं गणेश वंदना से। ठीक है, और हमारे कलाकार जो हैं वो कुछ हैं इस प्रकार। एक तो है बिरजू महाराज, एक तो है बिरजू महाराज, एक है स्वाति खत्री, स्वाति खत्री,
एक है उमा शर्मा, एक है उमा शर्मा, और एक है आपके प्रेरणा श्रीमाली, प्रेरणा श्रीमाली, और एक है आपके दुर्गा लाल, दुर्गा लाल। वाद्य यंत्र जो होता है इसके अंदर, वाद्य यंत्र की अगर हम बात करें कथक के अंदर, वाद्य यंत्र जो होते हैं वो होते हैं आपके सारंगी और हारमोनियम। वाद्य यंत्र कौन से होते हैं? सारंगी और हारमोनियम। सारंगी होता है और एक होता है हारमोनियम, ठीक है। ये हमने बात की शास्त्रीय नृत्य की। ये हमने क्या बात की? शास्त्रीय नृत्य की। इसमें वाद्य यंत्र होता है सारंगी, हारमोनियम, और जो अपना जयपुर घराना है इसकी शुरुआत किससे होती है? गणेश वंदना से। कथक की शुरुआत होती है थाट से, लेकिन जयपुर घराने में कथक की शुरुआत किससे होती है? गणेश वंदना से। कलाकारों की बात की हमने, बिरजू महाराज, स्वाति खत्री, उमा शर्मा, प्रेरणा श्रीमाली और दुर्गा लाल, ठीक है। अब बात करते हैं लोक नृत्यों के बारे में। ये तो बात हमने की शास्त्रीय नृत्य की, ठीक है। अब बात करते हैं लोक नृत्यों की, लोक नृत्यों की, ठीक है। देखो, लोक नृत्य होते हैं ना, इनको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग कौन से हैं वो हम जान लेते हैं। एक तो होता है जातीय लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्य। दूसरा इसके अंदर आता है आपके व्यावसायिक लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य। तीसरा इसके अंदर आता है क्षेत्रीय लोक नृत्य, तीसरा इसके अंदर आता है क्षेत्रीय लोक नृत्य। और चौथा इसके अंदर आता है धार्मिक लोक नृत्य। कौन से आते हैं? धार्मिक लोक नृत्य, धार्मिक लोक नृत्य। लोक नृत्यों को 4 भागों में विभाजित किया गया है: जातीय लोक नृत्य, व्यावसायिक लोक नृत्य, क्षेत्रीय लोक नृत्य और धार्मिक लोक नृत्य। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं जातीय लोक नृत्यों के बारे में। जातीय लोक नृत्य, जातीय लोक नृत्यों में जैसे भील हो गए, मीणा हो गए, इनके जो विशेष जाति के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम इस भाग में पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भीलों की। सबसे पहले हम बात करते हैं भीलों की। भील, भील सर्वाधिक कहाँ पर है? अगर आपसे पूछें तो आप बताओगे उदयपुर। सर्वाधिक भील कहाँ पर है? उदयपुर। अब भीलों के जो लोक नृत्य हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो भीलों के जो विशेष लोक नृत्य हैं वो है नेजा, नेजा, गैर, गवरी, नेजा, गैर, गवरी, हाथी मन्ना, नेजा, गैर, गवरी, हाथी मन्ना, घूमरा, घूमरा, द्विचक्की, युद्ध, रमणी। ये कुछ भील जाति के जो नृत्य हैं वो है नेजा, गेर, गौरी, हाथी मन्ना, घूमरा, द्विचक्की, युद्ध और रमणी, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेजा के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं नेजा के बारे में। नेजा नाम से आपको याद आ रहा होगा, नेजा नाम रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा का नाम भी नेजा था। याद आ रहा है आपको? रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा का नाम क्या था? नेजा। रामदेव जी की ध्वजा याद आ रहा है? रामदेव जी की पचरंगी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा कहते हैं, ठीक है। बात करते हैं नेजा नृत्य की। तो ये नृत्य जो है होली के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। होली के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। होली के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है और ये भीलों का खेल नृत्य है। भीलों का खेल नृत्य, भीलों का
खेल नृत्य है, होली के तीसरे दिन आयोजित किया जाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, स्त्री और पुरुष साथ में भाग लेते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों का ये खेल है, स्त्री और पुरुष इसमें साथ में भाग लेते हैं। ठीक है, विलोक खेल नृत्य हैं, स्त्री और पुरुष साथ में भाग लेते हैं। आगे हम बात करते हैं गैर की। गैर, ठीक है, ये होली के अवसर पर आयोजित किया जाता है। होली के अवसर पर, होली के अवसर पर ये किया जाता है। इसके अंदर केवल पुरुष भाग लेते हैं, केवल पुरुष। ये चीजें आप ध्यान रखना, ये एग्जाम में बहुत बार पूछते हैं कि कौन सा नृत्य केवल पुरुष करते हैं, कौन सा नृत्य केवल स्त्रियां करती हैं। इसमें केवल पुरुष भाग लेते हैं, और ये जो पुरुष होते हैं इनको क्या कहते हैं, गेरिये। पुरुषों को क्या कहते हैं, गेरिये। ये क्या होता है, गोल घेरे में किया जाता है, गोल घेरे में किया जाता है। गोल घेरे में किया जाता है। इस घेरे को क्या बोलते हैं, घेर। इसमें जो पुरुष भाग लेते हैं उनको क्या कहते हैं, घेरिये। और जो गोल घेरा होता है, गोल घेरे में किया जाता है, उस गोल घेरे को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं घेर। इसमें क्या कहते हैं, जो पुरुष होते हैं ना, ये गोल घेरे में आपस में हाथ में डंडा लेते हैं और आपस में डंडे को टकराते हुए डांस करते हैं। इसके अंदर करते हैं, पुरुष हाथ में डंडा लेकर क्या करते हैं, गोल घेरे में डंडों को आपस में टकराते हुए, आपस में टकराते हुए क्या करते हैं, गोल घेरे में नृत्य करते हैं। अगर आपसे पूछे गैर नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो यह है बाड़मेर और उदयपुर का। बाड़मेर और उदयपुर का प्रसिद्ध है, बाड़मेर और उदयपुर का प्रसिद्ध है। ठीक है, इसमें जो पैटर्न रहता है वो तलवारबाजी रहता है। गोल घेरे में आपस में डंडों को टकराते हुए तलवारबाजी के जैसा पैटर्न बनाकर डांस करते हैं। तो अगर आपसे पूछे पैटर्न, पैटर्न इसका रहता है तलवारबाजी। ठीक है, तलवारबाजी। तलवार को क्या कहते हैं, खांडा। ठीक है, खांडा कहते हैं तलवारबाजी को। इसमें जो परिधान होता है वो सफेद कपड़े होते हैं और सर पर पगड़ी बांध कर रखते हैं। परिधान कैसा होता है इनका, परिधान की अगर आपसे बात करें तो परिधान होता है इसमें सफेद कपड़े और सर पर होती है पगड़ी। सर पर पगड़ी होती है जो लाल या केसरिया कलर की होती है, और सफेद कपड़े होते हैं। तलवारबाजी का पैटर्न रहता है, आपस में डंडों को टकराते हुए इसमें नृत्य करते हैं। तलवार को खांडा कहते हैं। प्रसिद्ध अगर पूछे गैर नृत्य कहाँ प्रसिद्ध है, तो बाड़मेर और उदयपुर का प्रसिद्ध है। अगर आपसे पूछे एक एक चीज, अंगी बंगी की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे बाड़मेर की। अंगी बांगी की गैर ये कहाँ की प्रसिद्ध है, बाड़मेर की। अंगी बांगी की गैर कहाँ की है, बाड़मेर की। और अगर आपसे पूछे तलवारों की गैर, तलवारों की गैर अगर आपसे पूछे तो आप जवाब दोगे उदयपुर। गैर नृत्य बाड़मेर और उदयपुर प्रसिद्ध है। अंगी बांगी की जो गैर है, अंगी बांगी की जो गैर है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। और तलवारों की गैर अगर आपसे पूछे तो वो उदयपुर की प्रसिद्ध, ठीक है, उदयपुर की प्रसिद्ध है। अब हम बात करते हैं गौरी नृत्य के बारे में। ये बिलों का बहुत ही पवित्र नृत्य है, इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा विस्तार से जानेंगे। और इससे बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसको हम थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो लिखते हैं गौरी, इसको थोड़ा हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ठीक है,
ये सबसे पहले 40 दिन चलता है इनका। गौरी नृत्य जो है ये 40 दिन या सवा माह चलने वाला नृत्य है। सवा माह या 40 दिन चलता है। और एक इसकी खासियत क्या है, ये दिन में आयोजित किया जाता है। दिन में आयोजित किया जाता है। और एक चीज, इसमें जो स्त्रियों की भूमिका होती है ना, स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष निभाते हैं। स्त्री पात्र की जो भूमिका होती है वो कौन निभाते हैं? पुरुष। स्त्री पात्र की भूमिका पुरुष निभाते हैं। ये रक्षाबंधन के दूसरे दिन स्टार्ट होता है। रक्षाबंधन के दूसरे दिन। ये जो है ये शिव और भस्मासुर की जो कथा है उस पर आधारित नृत्य है। शिव भस्मासुर की कथा पर आधारित नृत्य है। शिव भस्मासुर। भगवान शिव ने भस्मासुर को वरदान दिया था कि जिसके ऊपर भी आप हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा। तो वो क्या करता है कि भगवान शिव को मतलब ये कहता है कि सर मैं कहाँ पे ट्राई करूं। तो वो कहता है कि सर आपके सर पे रख के और मैं प्रयास करता हूँ कि देखता हूँ कि आपने जो मुझे वरदान दिया है वो सफल हुआ है कि नहीं है। फिर भगवान शिव को पता चलता है कि ये तो मेरे ऊपर ही हाथ रख देगा तो मैं ही भस्म हो जाऊंगा। तो भगवान शिव वहां से भागते हैं और भस्मासुर उनके पीछे पीछे भागता है। तो इस कथा पर आधारित है ये पूरा नृत्य। ये गौरी जो नृत्य है ये शिव और भस्मासुर की कथा पर, शिव और भस्मासुर की कथा पर आधारित है। इसमें गौरी के कुछ पात्र हैं। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि झामटिया और खटकड़िया क्या है। झामटिया और खटखटिया इसमें क्या है? गौरी के मुख्य पात्र हैं। अगर प्रमुख पात्र की आपसे बात करें, प्रमुख पात्र की सॉरी प्रमुख पात्र की अगर आपसे बात करें, प्रमुख पात्र अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? बुढ़िया राई। इसमें बुढ़िया राई क्या है? प्रमुख पात्र है। बुढ़िया राई इसमें प्रमुख पात्र है। बुढ़िया राई। इसमें शिवजी को क्या कहते हैं? कुरिया। शिवजी को इसमें क्या कहते हैं? कुरिया। और माँ पार्वती को इसमें क्या कहते हैं? गौरी। माँ पार्वती को इसमें कहते हैं गौरी। माँ पार्वती को इसमें कहते हैं गौरी। शिव जी को कहते हैं कुरिया। महिला पात्र की जो भूमिका होती है वो पुरुष निभाते हैं। भीलों का पवित्र लोकनाट्य है। ये भीलों का पवित्र लोकनाट्य है। भीलों का पवित्र लोकनाट्य है। अगर वाद्य यंत्र की आपसे बात करें, वाद्य यंत्र का कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में, ये ध्यान रखना वाद्य यंत्र जो होता है वो मांदल होता है। वाद्य यंत्र जो होता है वो मादल होता है। ठीक है। मादल जो है ये मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र है। मृदंग आकृति का होता है। ये मिट्टी का बना हुआ वाद्य यंत्र है। मिट्टी का वाद्य यंत्र है। मृदंग आकृति का होता है। मृदंग आकृति का होता है। मृदंग आपने देखा होगा कि ढोलक होते हैं आपके, कई बार आपने जागरण वगैरह में देखे होंगे। इस तरह से ढोलक होता है। इसका एक मुंह तो होता है बड़ा और एक मुंह होता है छोटा। उसको क्या कहते हैं? मृदंग बोलते हैं। ये थोड़ा मैंने सही से बनाया नहीं, एक बार रुको बना के बताता हूँ आपको वापस। ऐसे होता है और इस साइड से ऐसे होता है। मृदंग होता है, आपने देखा होगा ऐसे, इस तरह से होता है। एक मुंह, एक साइड से मुंह छोटा होता है और एक साइड से मुंह क्या होता है? बड़ा होता है। उसको क्या कहते हैं? मृदंग। मृदंग आकृति का होता है। मादल मिट्टी का वाद्य यंत्र है जो गौरी नृत्य में प्रयोग किया जाता है। गौरी नृत्य भीलों का पवित्र लोक नृत्य है। आगे बात करते हैं कुछ। ठीक है। इसके अंदर कुछ लघु नाटिकाएं आयोजित की जाती है, जिनको बीच बीच में जैसे हंसी मजाक करने के लिए लघु नाटिकाएं आयोजित की जाती है। उनके नाम आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट पूछता है कि ये क्या चीज़ है तो बताओगे ये गौरी में आयोजित होने वाली लघु नाटिकाएं। इसके अंदर सबसे पहले बात करते हैं खेड़लिया बंजारा। खेड़लिया बंजारा। खेड़लिया
बंजारा, ठीक है। अम्बालाल, अम्बालाल। आगे बात करते हैं नट नटी, नट नटी। बादशाह की सवारी, ये बीच बीच में क्या है कि लघु नाटिकाएं आयोजित की जाती है ताकि वो जो लंबा चलता है ये लोकनाट्य, तो इसमें बोरियत ना आए, इसलिए बीच बीच में क्या हंसी मजाक के लिए ये बीच में लोकनाट्य में ये लघु नाटिकाएं बीच में इसमें ऐड की जाती है, ठीक है। बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी। भंवरा भंवरी, 11 लघु नाटिकाएं आयोजित की जाती है। कुछ एक के नाम आपको लिखवा देता हूँ। भंवरा भंवरी, गोला, गोला मीणा, गोला मीणा। कान गुजरी, कान गुजरी। कालू कीट, कालू कीट। मियाँ बड़, मियाँ बड़। ये क्या है, 11 लघु नाटिकाएं होती है। ठीक है। लघु नाटिकाओं को जब मुख्य प्रसंग से जोड़ा जाता है ना, तो गौरी की धाई गाई जाती है। क्या गाई जाती है? गौरी की धाई। गौरी की धाई ये कब गाई जाती है? लघु नाटिकाओं को मुख्य प्रसंग से जोड़ने के लिए गौरी की धाई गाई जाती है। मुख्य प्रसंग से जोड़ने के लिए, मुख्य प्रसंग से जोड़ने के लिए क्या गौरी की धाई गाई जाती है, ठीक है। इसमें हमने काफी विस्तार से बात कर ली गौरी नृत्य की। इसको आप अच्छे से पढ़ लेना। मेरा विश्वास है कि क्वेश्चन आएगा तो ज्यादातर तो गौरी नृत्य से ही आता है, तो अगर कोई क्वेश्चन आएगा गौरी नृत्य से तो आपके आराम से आप सही कर पाओगे। अब आगे बात करते हैं हाथी मन्ना की। हाथी मन्ना, हाथी मन्ना ये क्या होता है? इसमें ये पुरुषों के द्वारा किया जाता है शादी के अवसर पर। पुरुषों के द्वारा नृत्य किया जाता है शादी के अवसर पर। शादी के अवसर पर पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पुरुष क्या करते हैं? घुटनों के बल बैठकर तलवारबाजी करते हैं। क्या करते हैं? तलवारबाजी। तलवारबाजी करते हैं घुटनों के बल बैठकर। घुटनों के बल बैठकर क्या करते हैं? पुरुष तलवारबाजी करते हैं, ठीक है। ये शादी के अवसर पर आयोजित किया जाता है। अब आता है युद्ध। युद्ध नृत्य पहाड़ी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में पुरुषों के द्वारा। इसको युद्ध की तरह खेला जाता है इस नृत्य को। जैसे युद्ध में जैसे जो मुद्राएं वगैरह होती है वो इस तरह से इसको आयोजित करते हैं, पुरुषों के द्वारा किया जाता है पहाड़ी क्षेत्र में। अब बात करते हैं द्विचक्की की। द्विचक्की, द्विचक्की जो है ये 2 घेरों में या 2 चक्कर में आयोजित किया जाता है। स्त्री और पुरुष इसमें साथ में नृत्य करते हैं। स्त्री और पुरुष दोनों इसमें भाग लेते हैं और 2 चक्कर में ही आयोजित किया जाता है। अब आगे चलते हैं घूमरा। घूमरा, घूमरा में क्या केवल स्त्रियां करती है। ये नृत्य जो है भील जाति की स्त्रियों के द्वारा केवल किया जाता है। आगे बात करते हैं रमणी की। रमणी, ये युगल नृत्य है। भीलों का स्त्री और पुरुष दोनों करते हैं। शुभ अवसर पर किया जाता है। मेवाड़ क्षेत्र का नृत्य है ये। युगल नृत्य है, शुभ अवसरों पर किया जाता है, ठीक है। भीलों की बात हो गई। अब हम
आगे बात करते हैं कंजर जाति की। भीलों की बात हमने की, भील सर्वाधिक कहाँ है? उदयपुर में। कंजर कहाँ है? तो आप यूं पकड़ लेना, कैसे कंजर कैसे कोटा। कहाँ कैसे पकड़ोगे? कैसे कंजर कैसे कोटा। इनके जो प्रमुख नृत्य हैं वो हैं करी, और दूसरे की बात करें तो वो है धाकड़, और तीसरे नृत्य की बात करें तो वो है लाठी। कंजर की जो 3 नृत्य हैं, करी, धाकड़ और लाठी। सबसे पहले बात करते हैं करी की। करी नृत्य की बात करते हैं। कंजर जाति की अविवाहित युवतियों के द्वारा तीव्र गति में चक्कर लगाए जाते हैं, उसको चक्री नृत्य कहते हैं। तो ये कौन करता है? कंजर जाति की बालिकाएं करती हैं, कंजर जाति की कन्याएं। अविवाहित कन्याएं। कंजर जाति की अविवाहित कन्याएं ये नृत्य करती हैं, तेज चक्कर लगाती हैं, तेज चक्कर में नृत्य किया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं धाकड़ की। धाकड़ नृत्य ये केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है, केवल पुरुष इसमें भाग लेते हैं। ये क्या है? इनके एक प्रसिद्ध है झाला पाव की विजय के उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है। झाला पाव, झाला पाव की विजय की उपलक्ष्य में। झालापाव के विजय के उपलक्ष्य में ये कंजर जाति के जो पुरुष हैं वो ये नृत्य करते हैं। युद्ध हुआ था झालापाव और बीरा के बीच में, उसमें झालापाव जीत गए थे, उसके उपलक्ष्य में ये नृत्य किया जाता है, धाकड़ नृत्य। ठीक है, धाकड़ नृत्य केवल पुरुष करते हैं। अब बात करते हैं आगे गुजर जाति के बारे में। गुजर जाति के कुछ नृत्य हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। गुजर जाति का जो प्रसिद्ध नृत्य है वो है चरी। चरी नृत्य, चरी नृत्य है जो प्रसिद्ध है किशनगढ़ अजमेर का। कहाँ प्रसिद्ध है? अगर आपसे पूछे चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध है किशनगढ़ अजमेर का। किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर। चरी नृत्य केवल स्त्रियां करती हैं, केवल स्त्रियां करती हैं चरी नृत्य। चरी नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? अजमेर का है। इसकी अगर नृत्यांगना के बारे में बताएं, चरी नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है फलकूबाई। फलकूबाई, फलकूबाई ये कहाँ की है? फलकूबाई, ये फलकूबाई भी किशनगढ़ अजमेर की है। फलकूबाई भी कहाँ की है? किशनगढ़ अजमेर की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कालबेलिया के बारे में। कालबेलिया जाति के कालबेलिया जाति के नृत्यों के बारे में हम बात करने वाले हैं। कालबेलिया जाति के नृत्य हैं संकरिया, संकरिया, पनिहारी, बागड़िया, संकरिया, पनिहारी, बागड़िया और इंडोनी। ये 4 नृत्य हैं कालबेलिया जाति के। जो संकरिया है ये नृत्य प्रेम आधारित नृत्य है। ये क्या है? प्रेम आधारित नृत्य है। प्रेम आधारित युगल नृत्य है। युगल नृत्य, प्रेम आधारित युगल नृत्य है, और ये पानी भरते समय ये नृत्य किया जाता है। पानी भरते समय उस तरह का आभास करते हुए ये नृत्य किया जाता है।
पनिहारी नृत्य है। ठीक है, और बागड़िया जो है वो भीख मांगते समय किया जाता है। भीख मांगते समय ये नृत्य किया जाता है। भीख मांगते समय जब कालबेलिया जाति के लोग जब भीख मांगते हैं तो बागड़िया नृत्य करते हैं। पानी भरते समय पनिहारी नृत्य करते हैं। और इनका जो संकरिया नृत्य है वो प्रेम आधारित युगल नृत्य है। और ये जो इंडोनी नृत्य है ये गोल घेरे में किया जाता है। गोल घेरे में किया जाता है। कालबेलिया जो जाति है इनकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है अगर आपसे पूछे तो वो है गुलाबो। कौन है? गुलाबो। इनकी जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है, कालबेलिया नृत्य की जो प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है गुलाबो। गुलाबो है जो है कोटड़ा अजमेर की। गुलाबो कोटड़ा अजमेर की है। ठीक है, कालबेलिया नृत्य यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल है। कालबेलिया जो नृत्य है यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल है। सांस्कृतिक सूची में शामिल है। भी आपके एग्जाम हुआ था एक लाइब्रेरियन का। लाइब्रेरियन में एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था कि यूनेस्को है ना, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनेस्को का मुख्यालय ध्यान रखना पेरिस में है। अभी रिसेंट में आया था इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि यूनेस्को की मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में। ठीक है, और कालबेलिया जो नृत्य है यूनेस्को की सांस्कृतिक सूची में शामिल है। प्रसिद्ध नृत्यांगना इनकी गुलाबो है जो कोटड़ा अजमेर की है। कालबेलिया के 4 नृत्य आते हैं इसके अंदर, संकरिया, पनिहारी, बागड़िया और इंडोनी। ठीक है, अब बात करते हैं सहरिया जाति के बारे में। किसके बारे में करते हैं? सहरिया। जातीय नृत्य में हमने सहरिया तक पढ़ेंगे। उसके बाद में जो नेक्स्ट रहेंगे मेव, कथोड़ी, गरासिया, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो सहरिया जाति सबसे पहले अगर आपसे पूछे कहाँ पर सर्वाधिक है तो आप कहोगे 12 में। सहरिया कहाँ की? 12 की। ठीक है, सर्वाधिक सहरिया कहाँ पर है? 12 में। ठीक है, शिकार करने वाली जनजाति है, शिकार पर आश्रित है। सहरिया जो है वो शिकार पर आश्रित है। शिकार पर आश्रित है। इनके जो नृत्य हैं, नृत्यों के बारे में पूछते हैं तो इनके जो नृत्य हैं वो है शिकारी और एक है फाग। फाग नृत्य है ये होली पर किया जाता है और जो शिकारी है वो केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हमने बात कर ली जातीय लोक नृत्यों की। आगे के जो लोक नृत्य हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर कर देना। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के जो वीडियो लेक्चर है वो आपके कारगर साबित रहे और आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से कर पाओ। और मेरा पूरा विश्वास है कि अगर आपने मेरे जो नोट्स हैं उनको आराम से और याद कर लिया तो आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।